बादशाह अकबर को बीरबल से मजाक करने की सूझी। उन्होंने एक दांता बनवाया और उसे इस तरह का रूप दिया कि पता न चले कि वह दांता है, और जो भी उसमें हाथ डाले उसका हाथ फंस जाए। बादशाह ने उसमें एक सेब रख दिया। जब बीरबल आए तो उन्होंने वह सेब उनसे मंगवाया। बीरबल ने जैसे ही सेब की तरफ हाथ बढ़ाया, उनका हाथ उस दांते में फंस गया। बादशाह अकबर जोर जोर से हंसने लगे। बीरबल समझ गए कि यह बादशाह की चालाकी है। बादशाह ने बीरबल के हाथ को दांते से छुड़ाते हुए कहा, कहो बीरबल कैसी रही। बीरबल चुप रहे, किंतु मन ही मन बादशाह को इसका जवाब देने का पक्का इरादा कर लिया। बीरबल ने दरबार से कुछ दिन की छुट्टी ले ली और घर पर ही रहने लगे, पर वे दरबार की सारी खबर रखते थे। एक दिन बादशाह अकबर शिकार खेलने निकले। बीरबल भी साधु के भेष में उनके पीछे पीछे हो लिए। कुछ देर बाद एक शिकार का पीछा करते करते बादशाह घने जंगल में निकल आए। उनके सभी साथी पीछे छूट गए थे। शाम भी घिर आई थी। अकेला होने के कारण बादशाह को कुछ डर भी लग रहा था। फिर भी वे रास्ता खोजते हुए चले जा रहे थे। तभी अचानक भयंकर अट्टहास सुनाई दिया। क कौन है? बादशाह अकबर ने पूछा। मैं इस जंगल का राक्षस हूं और तुम्हारी खबर लेने आया है। मेरा क्या कसूर है? बादशाह ने डरते हुए पूछा। तू यहाँ का शासक होकर प्रजा पर जुल्म करता है, इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मुझे इस बार माफ कर दो, अगली बार आपको शिकायत नहीं मिलेगी। माफी मिल सकती है अगर तू मेरा जूता अपने सिर पर रखकर चलेगा। मुझे मंजूर है, आप जूते दे दें। तभी बादशाह के सामने एक जोड़ी जूते आकर गिर पड़े। बादशाह ने उन जूतों को उठाया और सिर पर रखकर चल दिए। जंगल से बाहर निकलकर बादशाह ने उन जूतों को फेंका और बिना पीछे देखे महल की तरफ दौड़ पड़े। जैसे तैसे वे महल में पहुंचे, तब कहीं जाकर जान में जान आई। अगले दिन जब दरबार लगा तो बीरबल भी दरबार में उपस्थित थे। बीरबल को देखकर बादशाह को फिर मजाक सूझा। उन्हें चिढ़ाने के उद्देश्य से बोले, कहो बीरबल, दांते का सेब मिला। हुजूर, जंगल के राक्षस ने क्या कहा? बीरबल ने जवाब दिया। यह सुनकर बादशाह अकबर झेंप गए। वे समझ गए कि जंगल की घटना बीरबल की बुद्धि का ही कारनामा था। एक बार बादशाह अकबर ने अपने वफादार साथी बीरबल के साथ जंगल सफारी करने का फैसला किया। उनकी इच्छा विशाल जंगल का पता लगाने और प्रकृति की सुंदरता को प्रत्यक्ष रूप से देखने की थी। उन्हें क्या पता था कि उनका रोमांच एक अप्रत्याशित मोड़ ले लेगा। अकबर ने पश्चाताप में सभी पशु पक्षियों को रिहा करने का हुक्म दिया और समझ गए कि इतना बड़ा नाटक बीरबल द्वारा रचित था ताकि वे समझ सकें कि किसी भी प्राणी को बेवजह कैद करना गुनाह है, और आगे से ऐसा न करने की कसम खाई। बीरबल ने अकबर से इस गुस्ताखी के लिए माफी मांगी, परंतु अकबर ने बीरबल को गले से लगा के उनका इस सबक के लिए आभार प्रकट किया। वर्षा ऋतु थी। यमुना नदी में बाढ़ आई थी। लहरें किनारे पर आकर टकरा रही थी, जिससे अजीब सी छप-छप की आवाज होती थी। शहंशाह अकबर का महल यमुना तट पर ही था। बादशाह गहरी नींद में सोए हुए थे। रात का सन्नाटा चारों तरफ फैला पड़ा था। छप-छप की आवाज जब बादशाह के कानों में पड़ी तो वह जाग गए और छप-छप की आवाज सुनने लगे। फिर इसके बाद बादशाह को नींद नहीं आई तो वह कमरे में ही उठकर टहलने लगे। टहलते टहलते वह खिड़की के पास आ गए और पानी से लबालब भरी यमुना नदी को अपलक देखने लगे। लहरों की छप छपाहट अभी भी उनके कानों में गूंज रही थी। तभी उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे नदी रो रही हो। शहंशाह के मन में सवाल उठ खड़ा हुआ कि आखिर क्या बात है। रात के सन्नाटे में सब सो रहे हैं मगर नदी क्यों रो रही है?
अपने इस प्रश्न का जवाब वह नहीं ढूंढ सके तो बिस्तर पर आकर चुपचाप लेट गए। दूसरे दिन शहंशाह दरबार में आए तो सभी दरबारियों से यही प्रश्न किया कि नदी रोती क्यों है। बारी बारी से सभी दरबारियों ने अपनी समझ के अनुसार जवाब दिया, लेकिन किसी के भी जवाब से बादशाह को संतुष्टि नहीं मिली। इसी बीच बीरबल दरबार में पधारे। बादशाह ने बीरबल को देखते ही सवाल कर दिया, बताओ बीरबल, नदी क्यों रोती है। बीरबल इस बेतुके सवाल पर कुछ देर तक हतप्रभ खड़े रहे, फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह, मैं आपके सवाल का जवाब तभी दे सकता हूँ जब मैं नदी का रोना अपने कानों से सुनूंगा। बीरबल, नदी के रोने की आवाज तो मैं तुम्हें रात के सन्नाटे में ही सुना सकता हूँ। बादशाह ने यह कहकर बीरबल को देखा। बीरबल रात होने पर शहंशाह के महल में पहुंचे। बादशाह उन्हें अपने महल की खिड़की के पास ले गए और वह छप छप की आवाज उन्हें सुनाई और इसका कारण पूछा। बीरबल अगले पल ही यह समझ गए कि यह तो पानी के बहने की आवाज है और बादशाह ने इसे ही नदी का रोना मान लिया है। बीरबल झुककर बड़े ही विनम्र स्वर में बोले, हुजूर, नदी अपने पिता के घर यानी पहाड़ से विदा होकर अपने पति यानी समुद्र के यहाँ जा रही है, जिससे वह पिता से अलग होने के गम में रोती जा रही है। बीरबल का जवाब इतना सटीक और हकीकत भरा था कि बादशाह अकबर खुशी के मारे गदगद हो गए और कहा, बीरबल, तुम्हारे पास तो हर सवाल का जवाब होता है। हम तुम्हारे जवाब से संतुष्ट हुए। शहंशाह अकबर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। सैनिक हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए उनके आसपास खड़े थे। बीरबल भी उनके साथ थे। अकबर बादशाह सेना के साथ जब महल से कुछ दूर आए तो उन्होंने चतुर बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, बताओ इस युद्ध में जीत किसकी होगी। बीरबल असमंजस में पड़ गए। बहुत सोच विचार कर बोले, जहांपनाह, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। बादशाह चुपचाप रण क्षेत्र की ओर बढ़ गए। जब वह युद्ध के मैदान में पहुंचे तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और इशारे ही इशारे में वही सवाल बीरबल से किया। शहंशाह अकबर युद्ध के लिए तैयार हो रहे थे। सैनिक हाथों में शस्त्र अस्त्र लिए उनके आसपास खड़े थे। बीरबल भी उनके साथ थे। अकबर बादशाह सेना के साथ जब महल से कुछ दूर आए तो उन्होंने चतुर बीरबल से सवाल कर दिया, बीरबल, तुम मेरे सच्चे दोस्त हो, बताओ इस युद्ध में जीत किसकी होगी। बीरबल असमंजस में पड़ गए। बहुत सोच विचार कर बोले, जहांपनाह, अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। बादशाह चुपचाप रण क्षेत्र की ओर बढ़ गए। जब वह युद्ध के मैदान में पहुंचे तो उन्होंने बीरबल की ओर देखा और इशारे ही इशारे में वही सवाल बीरबल से किया। कौन जीतेगा, कौन जीतेगा। अकबर बीरबल हिंदी स्टोरी। बीरबल ने जवाब में कहा, जहांपनाह, विजय तो आपको ही मिलेगी। शहंशाह ने पूछा, यह तुम्हें कैसे पता। बीरबल, उस समय पूछा था तो तुमने ऐसा जवाब नहीं दिया था। बादशाह के यह पूछने पर बीरबल बोले, बादशाह सलामत, सामने देखिए, आपका दुश्मन हाथी पर सवार है। यह तो सबको ही मालूम है कि हाथी अपनी सूंड से धूल उठाकर अपनी पीठ पर फेंकता है और जब युद्ध का तांडव चारों तरफ शुरू होता है तो अपनी सुध-बुध खो देता है। हुजूर, आप तो घोड़े पर सवार हैं। घोड़ा चालाक और बहादुर होने के साथ साथ लड़ाकू भी होता है। मैंने यही सब देखकर अनुमान लगा लिया है कि विजय आपकी ही होगी। और सचमुच इस युद्ध में अकबर बादशाह की ही विजय हुई। युद्ध से लौटने के बाद बादशाह अकबर ने बीरबल को इनाम दिया। बीरबल केवल हाजिर जवाब ही नहीं बल्कि एक उम्दा किस्म के कूटनीतिज्ञ भी थे। एक सौदागर अपनी सुंदर पत्नी के साथ एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा था। वे अभी कुछ ही दूर गए थे कि रास्ते में उन्हें एक किसान मिल गया। किसान अपनी बैलगाड़ी पर था। सौदागर की सुंदर पत्नी को देखते ही किसान का ईमान डोल गया। सौदागर से बोला, लाला जी, आपको किस गांव में जाना है।
सौदागर ने गांव का नाम जैसे ही बताया, किसान झट से बोल पड़ा, मैं भी तो वही जा रहा हूं। आप ऐसा करें, अपनी पत्नी को मेरी गाड़ी में बैठा दीजिए। सौदागर ने बिना सोचे समझे ही अपनी पत्नी को गाड़ी में बैठा दिया और खुद पैदल ही चलने लगा। कुछ दूर जाने के बाद किसान ने बैलों को पीटना शुरू कर दिया। बैल तेज तेज चलने लगा। सौदागर भी गाड़ी के पीछे पीछे दौड़ने लगा। किसान तो उसकी पत्नी पर लट्टू था। उसने उसे तरह तरह के सब्जबाग दिखाने शुरू कर दिए और उसे अपने पक्ष में कर लिया। जब गांव आ गया तब सौदागर ने किसान को आवाज देकर कहा, भैया गाड़ी रोको, हमें जिस गांव में जाना है वह गांव आ गया। मेरी पत्नी को यहीं पर गाड़ी से उतार दो। किसान बोला, मेरा गांव तो अभी आगे है और यह तुम्हारी पत्नी नहीं है। यह तो मेरी पत्नी है। सौदागर किसान की बातें सुनकर अवाक रह गया और दौड़ गाड़ी के पास आ गया। फिर वह चिल्लाने लगा, यह धूर्त किसान मेरी पत्नी को अपनी पत्नी बता रहा और उसे गाड़ी से उतरने नहीं दे रहा है। सौदागर की बातें सुनकर कुछ लोग वहां आकर खड़े हो गए, लेकिन कोई भी कुछ नहीं बोल सका। दोनों आपस में बहस करते हुए शहंशाह अकबर के दरबार में पहुंचे। अकबर बादशाह ने उन दोनों की बातें सुनने के बाद बीरबल को हुक्म दिया कि इस मामले को सुलझाएं। बीरबल ने वादी प्रतिवादी दोनों को गौर से देखा, फिर गाड़ी में बैठी उस औरत को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, आखिर मामला क्या है, सच सच बताओ। वह औरत कुछ नहीं बोली। बीरबल कुछ देर तक खामोश रहे, फिर उस महिला को स्याही का दवात दी और कहा, इसमें पानी भर कर ले आओ। औरत कुछ समझ ना सकी। दवात में पानी भरकर झट से आ गई। बीरबल ने दवात से स्याही निकाली और कुछ शब्द लिखकर देखे। स्याही में पानी की मात्रा सही थी। बीरबल ने सौदागर से कहा, तुम अपनी पत्नी को ले जा सकते हो, यह तुम्हारी ही पत्नी है। किसान को झूठ बोलने और दूसरे की पत्नी को हड़पने की कोशिश करने के अपराध में सजा मिलेगी। शहंशाह आश्चर्य करते हुए बोले, बीरबल तुमने यह कैसे जान लिया कि यह औरत सौदागर की ही पत्नी है? बीरबल बोले, जहांपनाह, मैंने उस महिला से दवात में पानी भरने को कहा। वह महिला दवात में उतना ही पानी भर कर लाई जितना पानी स्याही के लिए उपयुक्त था। इससे मैंने अनुमान लगा लिया कि यह किसान की नहीं सौदागर की पत्नी है, क्योंकि सौदागर हिसाब लिखते समय कभी कभी उससे स्याही में पानी अवश्य ही डलवाता होगा। बीरबल के इस तर्कपूर्ण विचार को सुनकर अकबर बादशाह बहुत ही खुश हुए। बादशाह अकबर दरबार में आकर अभी बैठे ही थे कि तभी दरबार में एक हत्या का मामला आ गया। बादशाह को बड़ा ही बुरा लगा कि आज की शुरुआत हत्या के मामले से ही हो रही है। बादशाह ने हुक्म दिया, यह हत्या का मामला है, इसमें जल्दबाजी करना ठीक नहीं होगा। एक दिन अकबर और बीरबल एक गांव का दौरा कर रहे थे, जहां उन्होंने एक भूत के बारे में सुना जो गांव वालों को आतंकित कर रहा था। ग्रामीण डरे हुए थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। अकबर और बीरबल ने मामले की जांच करने का फैसला किया। ये देखकर चोर सचमुच डर गया कि वाकई भूत होते हैं, और चूंकि वह भूत बनके सभी को डरा रहा था, उसने अपनी चादर हटाई और भूत भूत चिल्लाकर खुद डर के मारे भाग खड़ा हुआ। हालांकि अकबर और बीरबल ने जल्दी से उसे पकड़ लिया और सजा के लिए भुक्तभोगी गांव के पास ही ले गए। ग्रामीणों को राहत मिली कि भूत पकड़ा गया था और समझ में आया कि कोई भूत वूत नहीं होता, और उन्होंने अकबर और बीरबल को उनकी मदद के लिए धन्यवाद दिया। चोर ने अकबर और बीरबल से दया की भीख मांगी, यह वादा करते हुए कि वह फिर कभी चोरी नहीं करेगा। अकबर और बीरबल बुद्धिमान शासक होने के नाते चोर को सुधरने का मौका देने का फैसला किया। सुधरने का मौका मिलते ही अब चोर ने गांव के लिए काम किया और ईमानदारी से जीवन यापन किया। चोर ने कड़ी मेहनत की और जल्द ही समुदाय का एक सम्मानित सदस्य बन गया। वर्षों बाद जब अकबर और बीरबल फिर से गांव आए
तो उन्होंने सुधारित चोर को देखा और उसके परिवर्तन से प्रभावित हुए। चोर ने उन्हें दूसरा मौका देने के लिए धन्यवाद दिया और हमेशा एक ईमानदार जीवन जीने का वादा किया। यह है कि अपने जीवन को बदलने और एक ईमानदार जीवन जीने में कभी देर नहीं होती। अकबर और बीरबल ने चोर को दिखाया कि हमेशा सुधरने का मौका होता है और कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प से सफलता मिल सकती है। भूत के वेश में चोर के मनोरंजक मोड़ ने कहानी में हास्य का स्पर्श जोड़ा, जिससे यह मनोरंजक और सार्थक दोनों बन गया। बहुत पहले शानदार शहर आगरा में सम्राट अकबर ने ज्ञान और भव्यता के साथ शासन किया था। एक दिन अकबर के कानों में बीरबल नाम के एक बुद्धिमान और चालाक व्यक्ति की खबर पहुंची। बीरबल की चतुराई की कहानियों से प्रभावित होकर अकबर ने उनसे मिलने का फैसला किया। ये था आपके दूसरे सवाल का जवाब। अफगान का बेशकीमती पुखराज और जेब से असली पुखराज निकाल के बादशाह अकबर के सामने पेश कर दिया। बीरबल के शानदार समाधान से चकित होकर बादशाह अकबर ने तालियां बजाईं और मुस्कुराए। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें बीरबल के रूप में एक योग्य सलाहकार मिला है, जिनके पास बुद्धिमत्ता और अद्वितीय दृष्टिकोण दोनों हैं। अकबर ने कहा, बीरबल, आपकी चतुराई और स्पष्ट से परे सोचने की क्षमता ने मुझे प्रभावित किया है। आज से आप मेरे सबसे भरोसेमंद सलाहकार होंगे। आपका इनाम सिर्फ धन में नहीं है, बल्कि राज्य की सेवा करने के सम्मान में है। और इस तरह अकबर और बीरबल की पहली मुलाकात उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ बन गई। उस दिन से बीरबल अकबर के दरबार का एक अभिन्न अंग बन गए, जिन्होंने बादशाह को अपनी बुद्धि, समझ और अटूट वफादारी की पेशकश की। अकबर की चुनौतियों और बीरबल के सरल समाधानों की कई और आकर्षक कहानियों के साथ उनकी साझेदारी राज्य के इतिहास को आकार देती रही। बादशाह अकबर और बीरबल के बीच का रिश्ता पौराणिक हो गया, जो बुद्धि, तालमेल और आपसी सम्मान के रूप में अकबर और उनके साम्राज्य के बहुत काम आया। एक बार की बात है, जॉन नाम का एक सीधा साधा युवक था। जॉन पढ़ने में बहुत होशियार था, लेकिन बाकी कामकाज में फिसड्डी था। वह पढ़ाई के अलावा कुछ और करना जानता ही नहीं था और पैसे बचाने सहित अपने वित्त का प्रबंधन करना भी सीखा। उसने महसूस किया कि इन कौशलों का होना उसके भविष्य की सफलता और स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी था। जैसे जैसे जॉन ने इन जीवन कौशलों को सीखना और अभ्यास करना जारी रखा, उसने अपने दृष्टिकोण और आत्मविश्वास में बदलाव देखा। वह और अधिक आत्मनिर्भर हो गया और स्वयं की देखभाल करने की अपनी क्षमता से सशक्त महसूस करने लगा। आखिरकार जॉन सभी कलाओं को अच्छी तरह सीख गया और जो उसने सीखा था उसे अपने दैनिक जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने पाया कि इन कौशलों ने न केवल उसके निजी जीवन में बल्कि उसकी पेशेवर जीवन में भी बहुत मदद की। जॉन को जब एक नौकरी मिली तब उसने पाया कि वित्त का प्रबंधन और समय को व्यवस्थित करने की उसकी क्षमता ने उसे एक मूल्यवान कर्मचारी बना दिया था। वह अपने काम और निजी जीवन को संतुलित करने में सफल हुआ और यहाँ तक कि उसे अब अपना छोटा व्यवसाय शुरू करने का भी विश्वास हो गया था। जॉन ने महसूस किया कि जीवन कौशल न केवल व्यावहारिक थे, बल्कि व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए भी आवश्यक थे। उसने सीखा कि जीवन कौशल होने से उसे वह आत्मविश्वास और स्वतंत्रता मिली जिसकी उसे अपने जीवन के सभी पहलुओं में फलने फूलने के लिए बहुत जरूरत थी। यह है कि व्यक्तिगत विकास और सफलता के लिए जीवन कौशल आवश्यक हैं। ये कौशल न केवल हमारे दैनिक जीवन को आसान बनाते हैं, बल्कि हमें भविष्य के लिए भी तैयार करते हैं। हमें कभी भी जीवन कौशल के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए और हमेशा अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में सीखने और बढ़ने के लिए तैयार रहना चाहिए।